ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्री इंडिपेंडेंस की, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया, या हम लोग कह सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा। हम लोग इस बारे में जो है वो बात कर चुके हैं। जितने कमीशन है, चाहे हम बात करें एल्फिस्टोन की, हम बात करें वुड स्पेच की, हम बात करें मैकाले मिनट की, हम बात करें वर्धा कमीशन की, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। और लास्ट हम लोगों ने किया था 1944 में, जिसे हम लोग कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट। और इसके बाद 1947 में हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो कायम करने लगे, और उसे हम लोगों ने नाम दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यानी कि आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा। ये बात हम लोग जो है वो आज की क्लास में करने वाले हैं। अब ये जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये 1947 से लेके और 2024 तक जितने भी एजुकेशन के ताल्लुक से बात हुई है, या एजुकेशन पॉलिसी आई है, या एजुकेशन रिपोर्ट आई है, या कोई कमेटी बनी है, उसके बारे में क्या करनी है? हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से लिहाज से। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, कौन सा कमीशन बनाया गया है। वो सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1948 में या 1949 में, वो आता है हमारा डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या है? हमारा पहला कमीशन है, या ये हमारी पहली कमेटी है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, या जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहली कमेटी हमारे सामने आई, वो आई हमारी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम है इसका यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये इसका क्या है? दूसरा नाम है। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसके चेयरपर्सन थे राधा कृष्णन, और इसीलिए इस कमेटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है। और इस कमेटी ने क्या क्या काम किए, क्या क्या रिकमेंडेशन की, वो भी हमें जो है वो याद रखना है। सबसे पहले इसने एक काम किया कि हमें एक यूजीसी बनानी है, जिसको हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि हमें एक कमीशन बनाना है जो इन सारी चीज़ों को क्या कर सके? एनालाइज कर सके, सारी चीज़ों को एक तरीके से तरतीब दे सके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके अलावा रूरल एरिया में क्या खोली जा सके? यूनिवर्सिटी खोली जा सके। रूरल का मतलब होता है गांव में, और अर्बन का मतलब होता है शहर में, या हम लोग उसे कहते हैं सिटी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि हमें गांव देहात में यूनिवर्सिटीज क्या करनी चाहिए? कायम करनी चाहिए और खोलनी चाहिए। इसी के साथ इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया, वो ये था कि हमें प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल के साथ हमें वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स के क्या खोलने हैं? हमें नए नए इंस्टीट्यूट खोलने हैं। प्रोफेशनल बीए, एमबीए, इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, और वोकेशनल कोर्स के जो हमें क्या खोलने हैं? नए नए इंस्टीट्यूट खोलने हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल कह लें, या सेकेंडरी एजुकेशन कह लें, और हायर एजुकेशन या हायर स्कूल कह लें, बात एक ही है। इन दोनों को क्या करने की कोशिश की गई? इन दोनों को इंटीग्रेटेड करने की कोशिश की गई। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिला दिया गया। ठीक, इंटीग्रेट का मतलब होता है कोई दो चीज है उनको एक साथ जोड़ दिया गया,
उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कमीशन था उसने कहा कि सेकेंडरी को और हायर एजुकेशन को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये जो सेकेंडरी होता है ये 3 साल का होता है और हायर एजुकेशन जो होता है वो 4 साल का होता है नॉर्मली। अब सेकेंडरी में कौन कौन सी क्लास आती हैं, छठी, सातवीं और आठवीं, ये आती है हमारी सेकेंडरी क्लास में। और हायर एजुकेशन में या हायर स्कूल में क्या आता है हमारे पास, 9th 10th 11th और 12th। तो क्या किया, इसको क्या कर दिया, एक तरीके से कंबाइंड करने का रिकमेंडेशन किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी ने। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने गांव इलाके में जो है वो काम करने के लिए ज्यादा कोशिश की। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला कमीशन था या फर्स्ट कमेटी थी जो एजुकेशन के लिए क्या दी गई थी, ओपन की गई थी। और इसने ये कुछ अहम अहम रिकमेंडेशन दिए थे जो मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कमेटी या पहला कमीशन। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन आता है इसके बाद। अब मुदालियर कमीशन आता है 1952 में और 1953 में। ठीक है, 1952 या 1953 में ये क्या आता है, ये सेकंड कमीशन होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मुदालियर कमीशन। और मुदालियर का जो एम है वो बात करता है कि इसमें हमने सबसे पहले मल्टीपर्पज एजुकेशन की बात की। सबसे पहले हमने इसमें मल्टीपर्पज एजुकेशन की बात की। मल्टीपर्पज का मुराद होता है कि एजुकेशन से हम लोग अलग अलग तरीके से शिक्षा हासिल कर सकते हैं या अलग अलग तरीके से हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। तो यही काम किया किसने, मुदालियर कमेटी ने। और इसने सबसे पहले आके यही सिस्टम बनाया कि इसने 3 ईयर की जो सेकेंडरी थी जो मैंने आपको अभी बताई और 4 ईयर की जो हायर एजुकेशन थी उसको क्या किया, उसको सबमिट किया या उसके बारे में बात की। 3 ईयर्स, छठी सातवीं आठवीं। और इसके बाद आप लोग देखते हैं 9th 10th 11th और 12th। आप देखते हैं जो प्राइमरी वाला सेक्शन होता है वो 1 से लेकर 5 तक होता है। फिर 5वीं के बाद छठी में बच्चे का दोबारा एडमिशन होता है और 8वीं के बाद बच्चे का दोबारा एडमिशन होता है 9th में और फिर 11th में होता है। तो ये सारी चीजें किसने बताई, ये सारी बताई मुदालियर कमीशन ने या मुदालियर कमेटी ने। इसीलिए इसको हम लोग नाम से जानते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। या अगर हिंदी में बात की जाए तो लिख लीजिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये इसी का नाम है हिंदी में भी अगर आप लोग लिखना चाहें। वैसे इतनी टफ इंग्लिश नहीं है, बहुत बेसिक सी है, आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग एमए कर रहे हैं या एमए कर चुके हैं। तो इतनी भी टफ इंग्लिश नहीं है और मैं भी आपको जो है वो आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मल्टीपर्पज एजुकेशन सिस्टम इसमें आया, मुदालियर में आया। और इसने क्या किया, इसने किया वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए ट्रेनिंग का शुरुआत की कि वोकेशनल सब्जेक्ट जो होंगे उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे या उसके लिए हम लोग टीचर्स को क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग वोकेशनल स्कूल की भी स्थापना करेंगे या वोकेशनल स्कूल भी खोलेंगे। ये बात की गई किसमें, मुदालियर कमीशन में या मुदालियर कमेटी में। ठीक है, इसके बाद इनके कुछ और रूल रेगुलेशन थे जो शिक्षा में और अच्छा करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसमें बताया गया कि जो 11 से लेकर 17 साल के बच्चे हैं, जो 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं वो इस कमेटी में रिकमेंडेशन किए गए। पिछली में हमने पढ़ा था 6 से 14 के लिए। ठीक है, और वर्धा कमीशन में यहाँ हमने कर दिया उसे 11 से लेकर 17 ईयर्स तक के बच्चों को, क्योंकि 12वीं तक आते आते बच्चा 17 साल का आराम से हो जाता है। ठीक है, और इस जो गैप है यानी कि जो ईयर का गैप है 11 से लेकर 17 तक, इसको क्या किया, 2 इतवार में तकसीम कर दिया या उसे 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला बनाया इन्होंने जूनियर सेकेंडरी। जूनियर सेकेंडरी पहला जो पार्ट बनाया, इसमें रखा 3 ईयर, वही छठी सातवीं आठवीं। इसके बाद रखा हायर
सेकेंडरी, ये वही रखा 4 ईयर का जो मैंने आपको बताया। वहां पे इंटीग्रेटेड कर दिया गया था, यहाँ पे इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया गया मुदालिया कमेटी में। ठीक है। और इसमें भी जो हायर एजुकेशन में थी, इसमें जो क्लास थी 11th और 12th, उसको भी अलग नाम दे दिया गया। जो 11th थी, ठीक है, उसे माना गया हमने हायर सेकेंडरी स्कूल, और जो 12th थी उसको हमने माना डिग्री कोर्स। क्या माना, डिग्री कोर्स माना। 11th तक स्कूल रखा और 12th में क्या आ गया हमारा, डिग्री कोर्स आ गया। ये मुदालिया कमेटी ने क्या दिया था, रिकमेंडेशन दिया था। इसी के साथ साथ मुदालिया में एक बात और हुई है कि इसमें जो है वो सबसे पहले बात की गई किसके बारे में, हैंडीकैप स्टूडेंट के बारे में या हैंडीकैप स्कूल के बारे में। हैंडीकैप आप लोग जानते ही हैं, जो क्या होते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर से हो या फिर किसी हिस्से में हो जिस्म के, तो उन्हें हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी। तो उनके लिए अलग से स्कूल खोलने की बात किसमें की गई है, मुदालिया कमेटी में या मुदालिया कमीशन में की गई है। तो इस तरीके से ये मुदालिया कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में हैंडीकैप ना आए, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, स्पेशल स्कूल या स्पेशल स्टूडेंट, या फिर दूसरा नाम आ सकता है गॉड गिफ्टेड। ठीक है, तो गॉड गिफ्टेड भी नहीं कहते हैं जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, ये जो स्पेशल होते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोग जो है मुदालिया कमीशन के हवाले से याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज सामने आई, वो आई एनसीसी, जैसे हम लोग बोलते हैं नेशनल क्रेडिट कोड। ये क्या होती है, सबसे पहले बात की गई कि इसमें मुदालिया कमीशन में कि हमारे देश में क्या होनी चाहिए, एनसीसी होनी चाहिए। और एनसीसी कहाँ पर होनी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए। इसीलिए जब 9th में बच्चे आते हैं तो उनको एनसीसी लेने के लिए क्या किया जाता है, एनसीसी लेने के लिए उन्हें जो है वो मोटिवेट किया जाता है कि आप एनसीसी लीजिए और आप देश की जो क्या कीजिए, मदद कीजिए। ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी एजुकेशन थी, इन सब के लिए मदर टंग का क्या किया गया, यूज किया गया या रिकमेंडेशन किया गया कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी मदर टंग में ही दी जाए, खास तौर पे। ठीक है। और अगर कोई मदर टंग नहीं सीख पाता या किसी टीचर्स को नहीं आती है, तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए सेमिनार किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, या उस तरह के स्कूल जो है वो नए खोले जाए। यानी कि टीचर के लिए इसमें जो है बात की गई है कि अगर किसी को मदर टंग नहीं आती है तो उसका सेमिनार कराया जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाए, और टीचर्स के लिए अलग से क्या किया जाए, स्कूल खोले जाए, ताकि बच्चों को टीचर जो है वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से सिखा सके। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा मुदालिया कमीशन खत्म हो जाता है। इसके बाद 1954 में क्या इस्टेब्लिश होता है, यूजीसी, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है ये किस एक्ट के तहत कायम किया गया, तो याद रख लीजिएगा 1956, 1956 में यूजीसी ग्रांट कमीशन एक्ट के तहत 1954 से क्या किया गया, स्थापित किया गया। स्थापित पहले हो गई थी 1954 में, इसका जो एक्ट है वो 1956 माना जाता है। ठीक है। इसकी क्लास मैं आपको अलग से दूंगा, यूजीसी की अलग से, कि ये कौन सी बॉडी है, इसका क्या काम है, वो हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे। यहाँ सीक्वेंस से चल रहे हैं तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। और इसको बनाया किसने था, तो याद रख लीजिएगा हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि पहले वजीर तालीम कौन थे हमारे मुल्क के, कोई बच्चा बता सकता है? बिल्कुल, अली अदनान ने सही जवाब दिया है, और चमन जहां ने भी सही जवाब दिया है। बिल्कुल, अरीबा आफरीन ने भी सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास रखेंगे यूजीसी की, उसमें हम सारी चीजें बात करेंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कमेटी, कमेटी ऑन इमोशनल, कमेटी ऑन इमोशनल
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये आती है 1961 में। ये इमोशनल क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमारा जो मुल्क है भारत, उसमें क्या है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग क्या है संस्कृति है, अलग अलग क्या है सभ्यताएं हैं, और अलग अलग क्या है खान पान है, सब अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है किसी के धर्म की रीति रिवाज अलग होंगे, किसी के धर्म की संस्कृति अलग होगी, किसी की सभ्यताएं अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, खान पीन अलग होगा, कोई नॉन वेज है, कोई वेज खाता है। तो इस तरीके से जब आजाद हुआ हमारा मुल्क, तो इसकी क्या की गई, एनालाइज किया गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब शिक्षा का अधिकार सबको है, सबको मिलना चाहिए। तो इसीलिए एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इन सब चीजों को क्या किया जाए, अपनी शिक्षा में ऐड किया जाए, ताकि हमारा देश जो है वो एक इमोशनल जो डाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाए, ब्रेक ना किया जाए। और इस सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या किया, इन सब चीजों को रीऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइजेशन इसके लिए स्टैब्लिश की गई कि यानी कि इन सब चीजों को जोड़ा जाए और इमोशनल को जो है वो क्या नहीं किया जाए, बखेरा ना जाए। और इसीलिए इस रीऑर्गेनाइजेशन करने में हमने एजुकेशन को सिलेबस के एतबार से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिसमें पहला आया हमारा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद हमारे पास आया सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी के बाद आया हमारे पास कॉलेज, और कॉलेज के बाद आया हमारा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं प्राइमरी में अलग तरह का कल्चर होता है, यानी कि अलग तरह का सिलेबस होता है, सेकेंडरी में अलग सिलेबस होता है, कॉलेज में अलग सिलेबस होता है, और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, अलग से होता है आपका सिलेबस। तो इस तरीके से सिलेबस को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इमोशनल के तौर पे, यानी कि इमोशन के तौर पे, कि किसी की भावना क्या ना हो, आहत ना हो, और सबको जो है वो अपने का या दूसरे धर्म का क्या किया जाए, पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन दी जाती थी वो दी जाती थी फॉर्मल एजुकेशन। आपको शायद ना पता हो, एजुकेशन दो होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। यानी कि एक होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होती है, यानी कि जो आपके सिलेबस में है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी होता है। औपचारिक जिसको पढ़ना जरूरी है, अनौपचारिक जो आपको खुद सीखते हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, स्कूल में आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, आपको काम कराया जाता है, तो वो क्या है, आपकी फॉर्मल एजुकेशन। जो आप स्कूल से बाहर सीखते हैं वो आपकी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे आप लोग देखते हैं, खास तौर पे हिंदू मजहब में ऐसा देखने को मिलता है कि जब वो किसी मंदिर से गुजरते हैं तो वो अपने आप को उनके सामने क्या करते हैं, नतमस्तक करते हैं, यानी कि वो उनको पूजते हैं। तो वो तो स्कूल के अंदर है नहीं, लेकिन वो भी क्या है, एक शिक्षा है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में है, जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें आदाब कहते हैं, सलाम कहते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियन में है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो हाय हेलो होता है, गले मिलते हैं एक दूसरे के। तो ये भी क्या है, ये भी एक शिक्षा का ही पार्ट है, इससे आपके संस्कार पता चलते हैं। इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल होती है, वो होती है सिलेबस, और वो एक होता है कैरिकुलम। हालांकि ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा, सिलेबस और कैरिकुलम। एक सवाल बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सिलेबस एंड कैरिकुलम। सिलेबस वो होता है जो आपको स्कूल के अंदर चार दीवारी में सिखाया जाए या उसको कंप्लीट कराया जाए। कैरिकुलम क्या होती है, जो क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर भी जो आप लोग सीखते हैं, जिसमें तमाम क्या आती हैं, एक्टिविटीज शामिल आ जाती हैं। जैसे पिकनिक पे जाना हुआ आप लोगों को, आपको कोई स्पोर्ट्स गेम हुआ, ठीक है, ये सारी क्या है, ये कैरिकुलम का हिस्सा है। तो सिलेबस जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वहीं तक सीमित होता है, जबकि कैरिकुलम क्या होता है, उसमें एक्टिविटीज और सिलेबस दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो आप लोग जो है वो इसको समझ गए होंगे पूरी तरीके से कि हम लोग इसमें क्या बात करते हैं, इमोशनल कमेटी में जो 1961 में आई। ठीक है, और इसमें हमने फॉर्मल नॉलेज के साथ साथ इनफॉर्मल नॉलेज या इनफॉर्मल एजुकेशन की भी बात की है। इमोशनल से ही आप लोग समझ जाएंगे, बस इतना ही आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। इसके बाद आती है मोस्ट इंपोर्टेंट
डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 में आई और 1966 तक रही। इसका टाइम पीरियड भी याद रख लीजिएगा, 1964 से 1966, 1964 से लेके 1966। और इसका जो टाइटल रहा या इसकी जो कह सकते हैं टैग लाइन रही, वो रही एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये क्या थी? इसकी टैग लाइन थी शिक्षा और राष्ट्र का विकास। ये इसकी टैग लाइन थी कोठारी कमीशन की। और इसके जो चेयरमैन थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी, तो उन्हीं के नाम पे क्या ये कमीशन बना, दौलत सिंह कोठारी के नाम, और इसका नाम पड़ गया कोठारी कमीशन 1964 से 1966। और इसके चेयरमैन थे DS कोठारी, जिन्हें हम लोग जानते हैं दौलत सिंह कोठारी के नाम से। और इन्होंने सबसे पहले किया कि जो BA प्रोग्राम होगा, BA प्रोग्राम होगा वो 3 साल का होगा। इसके अलावा जो BA ऑनर्स होगा वो कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि जो BA प्रोग्राम होगा वो 3 साल का होगा और जो BA ऑनर्स होगा वो 4 साल का होगा। ये रिकमेंडेशन किसने किया? ये रिकमेंडेशन किया कोठारी कमीशन ने। और इसने जो सिर्फ काम किया वो क्या, इसने सिर्फ हायर एजुकेशन पे, और हायर एजुकेशन पे किसके लिए किया? सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि हायर एजुकेशन को कैसे क्या किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो कोठारी कमीशन बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए था। क्या था? हायर एजुकेशन। और इम्प्रूवमेंट के साथ इसने किस पर निगरानी दी? इसने निगरानी दी क्वालिटीज पे। क्या हम लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी के मायार पर खरा उतरता भी है या नहीं उतरता है? उसने जो है वो इस पर भी क्या दिया? ध्यान दिया। एक तो इम्प्रूवमेंट पे और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ भी क्वालिटीज पे। अब इसका मतलब समझिए इम्प्रूवमेंट और क्वालिटीज में क्या फर्क होता है। इम्प्रूवमेंट ये है कि एग्जाम दिया 100 बच्चों ने, ठीक है, उसमें क्या हुए? उसमें 80 बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। तो ये क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ। अब क्वालिटीज ये देखनी है कि जो 80% या 80 बच्चे पास हुए हैं उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने लोगों के ज्यादा है। एक तो होता है पास कि भाई 33 नंबर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 80 के 80 बच्चे 33 नंबर से ही पास हुए। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 90 पे आए हो, कुछ बच्चे ऐसे हों जो 85 पे आए हो। तो क्वालिटी ये चेक की गई है इसमें कि कितने बच्चे जो हैं वो लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन में आपने देखा होगा D आता है जिसके 75 से ऊपर नंबर आते हैं, डिस्टेंशन बोलते हैं जिसको। तो वो बात करते हैं क्वालिटी की। भाई पास तो 33 वाला भी है, लेकिन किसी के 75 से अबाव आ रहे हैं तो वो क्या है? वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो ये बात किस में जांची गई? ये बात जांची गई कोठारी कमीशन में, ठीक है। और जो बच्चे इस तरह की क्वालिटीज में आए उनके लिए जो हमारे देश का GDP है, यानी कि ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें जितना भी खर्च सरकार लगाती है उसका 6% एजुकेशन पे क्या किया जाना चाहिए? खर्च किया जाना चाहिए। मान के चलिए आपके पास 10 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 का जो 6% निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। आप देखते हैं हर साल हमारे मुल्क का बजट जो है वो जारी किया जाता है पार्लियामेंट में, तो जितना बजट पेश किया जाता है उसका 6% हमें किस पर खर्च करना है? एजुकेशन पर। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कोठारी कमीशन ने। क्या की गई थी? कोठारी कमीशन ने। तो इसलिए जो है वो आप लोग इस चीज को जो है वो याद रखें, ठीक है। और कोठारी कमीशन ने तकरीबन तमाम जो बिंदु थे उन पे जो है वो अपनी रोशनी डाली, और ये जितने भी बिंदु थे या जितने भी पॉइंट थे उनकी तादाद थी 23। यानी कि 23 ऐसे टॉपिक्स थे जो कोठारी कमीशन ने क्या किए थे? रिकमेंडेशन किए थे। लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र थे या 2 ऐसे एरिया थे जिन पर इन्होंने काम नहीं किया। पहला था लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन मतलब लॉ, और दूसरा था हमारे पास मेडिकल एजुकेशन। यानी कि मेडिकल पे भी इन्होंने अपनी कोई राय पेश नहीं की और ना ही लॉ या लीगल एजुकेशन पे इन्होंने कोई बात की। अभी जो 23 इन्होंने पॉइंट बताए हैं वो क्या क्या है वो आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से शायद वो पूछे जा सके।
सबसे पहले इन्होंने बात की डिफीट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में खराबी है उनको जो है क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ये इनका पहला टॉपिक था। इसके बाद दूसरा एम्स ऑफ द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को हासिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इनका टॉपिक था। इसके बाद शिक्षा को हासिल करने के लिए आप लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। फिर आप कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अपनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि आप मेथड ऑफ टीचिंग कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट बुक से हम लोग पहले करते हैं। तो टेक्स्ट बुक ही इसमें क्या आता है, अहम पॉइंट आता है। इसके बाद टेक्स्ट बुक्स क्या होता है, सिलेबस होता है, और मैंने आपको अभी बताया था एक होता है कैरिकुलम। तो कैरिकुलम पर भी जो है वो बात की है किसने, कोठारी कमीशन ने। कैरिकुलम के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास छठा या 6 आता है हमारे पास एजुकेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी एक तरीके से रूपरेखा क्या होगी, तो वो आता है एजुकेशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद 7वां आता है फिजिकल वेलफेयर फिजिकल वेलफेयर फिजिकल वेलफेयर। इसके बाद वुमेन एजुकेशन। इसके बाद 9th आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, ध्यान रखना, गाइडेंस और काउंसलिंग। ये हो गए आपके 9। इसके बाद 10 आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन, यानी कि अगर समस्या है तो उसको समाधान करने के लिए आपके पास कोई सुपरवाइजर होना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन, ये क्या हो गए 10 है। डिफीट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, एम्स ऑफ द एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्स्ट बुक, कैरिकुलम, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल वेलफेयर, वुमेन एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन। ये हो गई आपकी 10। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 लैंग्वेजेस मेथड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसे हम लोग त्रिभाषा मेथड भी कहते हैं, जिसमें आती है सबसे पहले हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, और फिर तीसरी आती है आपकी रीजनल लैंग्वेज, या हम लोग कहते हैं उसे इलाकाई जबान या इलाका की भाषा। तो 3 लैंग्वेज मेथड भी किसने दिया है, कोठारी कमीशन ने ही दिया था, ठीक। इसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन की बात भी की गई, यानी कि जिसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद सिलेक्टिव मेथड भी हम लोग यह कह सकते हैं, सिलेक्टिव एडमिशन भी हम लोग इसे कहते हैं। सिलेक्टिव एडमिशन होता है जो एंट्रेंस के जरिए लिया जाता है। इसके बाद 14 आता है हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन। इसके बाद 15वां आता है हमारे पास रिलीजियस यानी कि धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को मिलनी चाहिए। इसके बाद 16वां आता है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, यानी कि नई नई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए क्या दिया जाना चाहिए, उन्हें एफिलिएशन दे दिया जाना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी खोली, अब ये किसी को भी एफिलिएशन दे सकता है, यानी कि वो उसके नाम पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल सकता है। तो इसमें आई हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी यानी कि एफिलिएशन, जिसमें ज्यादातर आती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या होती है वो हम लोग आगे बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से। इसके बाद 17वां आता है हमारे पास टीचर एजुकेशन, यानी कि बच्चों के साथ साथ हमें टीचर पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एडल्ट एजुकेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। एडल्ट एजुकेशन जो कब शुरू होती है, 18+ से शुरू होती है। तो ये भी किसमें बात की गई है, कोठारी कमीशन में बात की गई। इसके बाद 18वां के बाद आता है 19वां। इसमें बात की जाती है यूनिवर्सिटी को कायम करने की अलग अलग।
कि यूनिवर्सिटी के एम्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी के उद्देश्य क्या हैं, और यूनिवर्सिटी कायम करने का फंक्शंस क्या है, यानी कि वो कैसे काम करती है। तो ये पॉइंट नंबर 19 में था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के एडमिशन में क्या क्या दिक्कत आती है। किसी का फॉर्म नहीं भरा जाता है, किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी की एलिजिबिलिटी अलग है, ये सारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। इसके बाद 21वां आता है हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि लोगों को इस चीज के काम करने का एक्सपीरियंस कैसे मिला। इसके बाद 22 आता है हमारे पास हायर एजुकेशन इनरोलमेंट। हायर एजुकेशन इनरोलमेंट के बच्चों को कैसे इनरोलमेंट किया जाए हायर एजुकेशन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास एवोल्यूशन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मूल्यांकन। और इस तरीके से क्या हुए, ये पूरे 23 पॉइंट्स हैं जो कोठारी कमीशन में क्या किए गए हैं, बात की गई। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया।